हेलो बच्चों, ये गार्डनिंग जो आपका वोकेशनल कोर्स है इसका दूसरा मॉडल पेपर है। आ, कुछ बच्चों ने मैसेज किया है कि एक और डाल दीजिए, हालांकि कल परीक्षा है तो हो सकता है आपको इस मॉडल पेपर से थोड़ा बहुत लाभ हो जाए। तो उसी को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडल पेपर बनाया है। निश्चित रूप से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होना चाहिए। देर न करते हुए हम पहले प्रश्न पे आते हैं। राइट डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। तो हम ये जानते हैं कि जो मैक्रो एलिमेंट होते हैं, बृहद पोषक तत्व, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का बड़ा योगदान होता है। नाइट्रोजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो नाइट्रोजन में ये देखा गया है कि ये जो पत्तियां होती हैं ये सबसे पहले क्या होती हैं, जनरल येलोइंग, पूरा प्लांट जो है वो एकदम पूरा पीला पड़ जाता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण है। और नाइट्रोजन की कमी से जान रहे हैं प्रोटीन बनती है। प्रोटीन न बनने से जिन भागों में प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो भाग विकसित नहीं हो पाते हैं, तो पौधे की हाइट छोटी रह जाती है, बौने रह जाते हैं, जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है। पूरा पौधा है जो उसमें पीलापन आ जाता है। जो दलहनी फसलें हैं उनकी गांठों में जो राइजोबियम बैठता है, एक बैक्टीरिया होता है, हमने बताया है अपने लेक्चर में, वो नहीं बैठ पाता है। तो इस तरीके से उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो जाता है। तो इन्हीं को ध्यान में रख करके अगर 2-4 लाइन लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। फिर एक कमेंट ऑन मुगल गार्डन। मुगल गार्डन के बारे में बताया है कि ये फार्मल स्टाइल ऑफ गार्डन है। इसमें 12 दली है, लान है, 4 बाग स्टाइल है, यानी 4 कोनों पे जो बाग डिवाइड रहता था, इस तरीके से संरचना, ये 4 बाग की स्टाइल की मुगल गार्डन की उदाहरण है। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो गई है। अगर इस तरीके का आता है तो 4-5 उसकी विशेषताएं आप जरूर लिखें। आइकेबाना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइकेबाना? आइकेबाना एक जापानी टर्म है और इसका अर्थ होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। पुष्पों का संयोजन करना होता है। चाहे कोई हम ढेर बनाएं और चाहे गमलों में रखें, उसमें भी इस तरीके से फूलों का संयोग करते हैं कि बहुत ही रुचिकर और सुंदर लगते हैं। इसी को आइकेबाना कहते हैं। तो ये आइकेबाना क्या है? फूल सज्जा की एक जापानी कला है जिसमें फूलों को या फूलदार पौधों को इस क्रम में, इस संयोजन में पिरोया जाता है, सजाया जाता है कि बड़े ही आकर्षक लगते हैं। इतना ही लिखना पर्याप्त है। नेम एनी 4 समर सीजन एनुअल्स। तो मैंने पूरी लिस्ट बना के दी हुई है। आप समर सीजन के एनुअल्स में हमेशा एक पौधे को हमेशा ध्यान रखें। जैसे गेंदा तीनों सीजन में हो सकता है, तो मैरीगोल्ड को हमेशा लिखें। गुलदावदी है, ये और भी तमाम तरीके की हैं, तो उनको लिख सकते हैं। कुचिया है, इस तरीके के पौधों को आप 4 पौधों को लिखना है, आप याद कर लिए होंगे। फिर है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सकुलेंट प्लांट। सरस समूह के पौधों के अभिलक्षण लिखिए। तो आप सरस समूह के बार बार मैं कहता हूँ, एलोवेरा है, डिफेनबेकिया है, सेंसवेरिया है। इनसे आपको क्या आइडिया लगता है कि ऐसे पौधों में क्या होता है? तना जो होता है कोमल एवं सरस हो जाता है, जड़ों का विकास उतना अधिक नहीं हो पाता है और पौधों को पानी की कम आवश्यकता होती है, सूखा सहन करने में सक्षम होते हैं। ऐसे ही आप और उदाहरण दे देंगे उतना पर्याप्त होगा। फिर एफ है इनलिस्ट 4 सेंटेड श्रब्स, और ऐसी हो जो सुगंधित या खुशबूदार झाड़ियों के 4 के नाम लिखने हैं। तो आप 4 झाड़ियाँ हमने लिखाई हैं, उनसे अगर आप लिख पाएँ तो अच्छा रहेगा। और है कमेंट ऑन एज। एज माने किनारी। किनारी पर टिप्पणी लिखिए। किनारी पर टिप्पणी लिखिए। किनारी मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा न हो, उनको जब हम रोपित करते हैं, किसी कहीं पर भी रोपित करते हैं, तो वो डिमार्केशन का काम करते हैं। इसी को किनारी कहते हैं। किनारी का अर्थ ही होता है कि बहुत ही छोटे पौधे जिनकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर से अधिक न हो, उनको अगर सतत रोपित करके कोई एक सीमा रेखा बनाते हैं, उसी को एज कहते हैं। तो ये किसी प्लाट को बांटने के लिए भी प्रयोग की जाती है। फिर है कलिका विनष्टीकरण पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन डिसबडिंग। होता क्या है कि जब हमारा ये पौधा होता है तो इसमें ये तमाम ब्रांचें निकलती हैं, तो इन पे कलिकाएँ होती हैं, ये कलिकाएँ लगी होती हैं। तो अगर आप अधिक फूल चाहते हैं तो अगर इस कलिका को काट देंगे तो इससे बगल से दूसरी
शाखाएं निकलती हैं, उस पे भी कलिकाएं आती हैं। इसको काट देंगे तो ऐसे शाखाएं निकलती हैं। तो अगर आप बडिंग अगर टिप पे काटते हैं तो नंबर ऑफ फ्लावर ज़्यादा होंगे, अगर साइड की कलिकाएं तोड़ देते हैं तो नंबर ऑफ फ्लावर कम होंगे और फूल का आकार बड़ा होगा। तो डिसबडिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ बड हैं, और बड जब कम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से फूलों की संख्या पौधों में कम हो जाएगी, जिस कारण फूल का आकार बड़ा हो जाएगा। तो एग्जिबिशन पर्पज़ के लिए डिसबडिंग प्रक्रिया की जाती है। और बस इतना ही लिखना पर्याप्त है। और डिस्क्राइब वेनी। वेनी मैंने बताया चोटी, जो स्त्रियां जो हैं पीछे की तरफ अपनी चोटी रखती हैं, इसमें फूलों को गूंथा जाता है। ये एक फूलों के डेकोरेशन सजाने की प्रक्रिया है और दक्षिण भारत में बेला चमेली से बहुतायत किया जाता है, इसी को वेणी कहते हैं। इतना लिखना पर्याप्त है। कमेंट ऑन वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर। होता क्या है कि जब हम किसी बर्तन में पानी भरते हैं और इसमें जो है हम फूलों की डंडियों को रख देते हैं, तो ये कब तक डंडियाँ जो हैं स्वस्थ रहेंगी, कब तक फूल इसमें स्वस्थ रहेंगे, इसी चीज़ को हम वेस्ट लाइफ कहते हैं। और पुष्प के गुलदस्ता काल पर टिप्पणी लिखिए, यानी गुलदस्ता का कब तक जीवन रहेगा। तो इस पे ये निर्भर करता है कि अगर 2% शुगर सॉल्यूशन इसमें बना के डाल देंगे तो ये फूल लंबे समय तक तरोताज़ा बने रहते हैं। अगर 8HQC एक आता है हार्मोन, इसका भी प्रयोग कर भी हम इसमें मिला देते हैं, तो ये इसमें फंगस नहीं लगने पाते हैं और ये फूल लंबे समय तक तरोताज़ा बने रहते हैं। एक तरीका और भी है कि इन डंडियों को निकालकर उनके नीचे के हिस्से को 1-8 सेंटीमीटर काट दें, जिससे पानी का प्रवेश अंदर तीव्र होने लगता है, उससे भी वेस्ट लाइफ बढ़ती है। इतना लिख देना पर्याप्त है। कमेंट ऑन सोलराइजेशन। होता क्या है कि हमारे लिए खेत होता है, तो नर्सरी में जब हम पौधे रोपण करते हैं तो उसमें फंगस लग जाते हैं। मैंने बताया डैम्पिंग ऑफ जैसी बीमारियां लग जाती हैं। तो क्या करते हैं कि गर्मी में खेत की जुताई कर देते हैं और खुला छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि सूर्य की किरणें इस पर सीधे हिट करती हैं और जर्म को मार देती हैं। इसी प्रक्रिया को सोलराइजेशन भी कहते हैं। होता क्या है, केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो सोलराइजेशन के अंतर्गत नहीं आता है। कमेंट ऑन नर्सरी स्टरलाइजेशन। अब यहाँ पर आ गया नर्सरी को निर्जमीकरण। तो नर्सरी ही है, तो निर्जमीकरण एक तो सोलराइजेशन हो गया, दूसरा केमिकल मैंने बताया था COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 2% सॉल्यूशन को अगर नर्सरी की सिंचाई कर देंगे तो उसमें फंगस वगैरह मर जाती हैं और इस तरीके से नर्सरी स्टरलाइज हो जाती है। बाद में आप उसमें बीज की बुआई करेंगे और सीडलिंग तैयार कर लेंगे। फिर है राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। आप जानते हैं कि अगर हमको सीड उत्पादन करना है तो उसमें पुष्प पे मधुमक्खियाँ और भी तमाम तरह भंवरे इस तरीके और हाउस फ्लाई, इन सब का भ्रमण होना आवश्यक है। ये पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। इससे क्या होता है, सीड की सेटिंग ज़्यादा होती है। अगर हाइब्रिड सीड उत्पादन करना है या किसी तरीके के बीज उत्पादन करना है तो पॉलिनेटर्स का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये ध्यान रखें कि केमिकल फ्लावरिंग के समय कोई हार्ड केमिकल नहीं छिड़कना चाहिए, नहीं तो विजिटिंग इंसेक्ट हैं जो लाभदायक इंसेक्ट हैं, मधुमक्खियाँ हैं, बीज हैं, वो मर जाएंगी। फिर है कमेंट ऑन प्योर सीड। प्योर सीड क्या होता है कि कोई भी सीड लाट जिसमें दूसरी प्रजाति के बीज न हो तो उसको क्या कहते हैं, प्योर सीड कहते हैं। यानी ये जेनेटिकली प्योर होना चाहिए और बोल्ड, हेल्दी, ये सब चीज़ें अगर हों चाहे ना हो, लेकिन प्योर सीड का पहला करैक्टर है वो जेनेटिकली प्योर हो और उसी प्रजाति के बीज हों जिस प्रजाति का वो लाट है। दूसरी प्रजाति के अगर होंगे तो एडमिक्सचर कहलाएगा। इतना लिखना ही पर्याप्त है। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड मॉइस्चर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। सीड मॉइस्चर यानी जब हम फसल को हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये फूल है इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं बीज के लिए, तो वास्तव में इसमें नमी कितनी होनी चाहिए, मॉइस्चर कितनी होनी चाहिए, इसी चीज़ को हम यहाँ पे उसका महत्व क्या है। तो ये देखा गया है कि चूँकि फ्लावरिंग जितनी क्रॉप्स होती हैं और तो उसमें होता है कि 20% से ज़्यादा अगर नमी है तो फूल तोड़ने के बाद
अगर सुखाएंगे तो उसमें डिके होने लगता है और फूल सड़ जाता है। तो 20 से 25% एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। उसके बाद उसको सुखा करके 10% मॉइस्चर कर देते हैं और इसको भंडारित करते हैं। तो भंडारण के समय 10% और हार्वेस्टिंग के समय 20% से ज़्यादा मॉइस्चर बीज में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसके में फंगस लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसी बात का ध्यान रखना है। फिर है राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटरफॉल इन गार्डन। वाटरफॉल इन गार्डन कोई बाग है और उसमें झरना है, तो ये वाटरफॉल का क्या अर्थ होता है? वाटरफॉल से ये मैसेज आता है कि जीवन सतत है, लाइफ इज़ कंटिन्यूअस। वो लिवलीहुड का प्रतीक है, वो जीवंतता का प्रतीक है, उसके रहने से गति होती है और वो हमेशा प्रवाहमान है। तो इस तरीके से वाटरफॉल का एक अपना अलग संदेश है। बस इतना लिखना है। पी छूट गया है। राइट द मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट। तो बीज शोधन का सिद्धांत कुछ नहीं है। यह तरीका आप क्या करें, एक बर्तन ले लें, बर्तन में बीज रख लें, बीज में इसमें 2% केमिकल मिला दें और इसका मुंह बंद करके इसको हिलाएं। जब इसमें ड्रेसिंग हो जाए, एक पन्नी पर उसको बीज को निकाल लें साया में और सुखा लें। साया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। उसके बाद इस बीज की बुआई कर दें। तो इस तरीके से बीज का शोधन किया जा सकता है। फिर बी खंड है। बी खंड में है डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो हमने बताया था CHO और NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये मैक्रो हैं, और Fe है, Mn है, Zn है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकिल है, ये सभी क्या है? माइक्रो, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इनकी कम आवश्यकता होती पौधों को, इनकी ज़्यादा होती है। तो इन पौधों को हमको अधिक देना पड़ता है क्योंकि इनको शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है, इनकी उतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये संतुलित मात्रा में अवेलेबल फार्म में होने चाहिए, ये भी संतुलित मात्रा में अवेलेबल फार्म में होने चाहिए। बस इतना ही लिखना है। तो हमें लगता है कि ये चीज़ पर्याप्त होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन द हेज एंड एज। अभी हमने कहा था कि जो हेज होती है उसकी ऊंचाई 3 से लेके 7 फीट तक हो सकती है, लेकिन जो एज होती है उसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एज केवल डिमार्केशन के लिए होता है और हेज प्राइवेसी के लिए होता है, जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए होता है, जानवर या कोई मनुष्य उसमें सीधे प्रवेश न कर सके। तो बस इसी आधार पे आप लिख सकते हैं। फिर है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। तो फ्री स्टाइल हमने बताया था कि फ्री स्टाइल में जो फार्मल और इनफॉर्मल दोनों के जो कैरेक्टर होते हैं वो रहते हैं। कहीं पे आपको एक झुंड मिलेगा पौधों का, तो कहीं एक कोई गड्ढा खुदा मिलेगा जिसमें खरगोश वगैरह बैठे होंगे, और कहीं छोटी सी पहाड़ी बना देंगे, कहीं एक तालाब टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे। यानी फ्री स्टाइल में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता है, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में प्राय अपनाया जाता है जहाँ पर सिटी लाइफ से बोर हो जाते हैं। राइट द मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमने कहा कि सीड्स से बताए थे, सीड्स में सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं, और वेजिटेटिव पार्ट से करते हैं तो उसे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी ट्रू टू टाइप होते हैं, पौधे अपने माता के समान होते हैं। दूसरी, इनकी लाइफ जो होती है क्या होती है? कम होती है, तुलनात्मक इनकी लाइफ कम होती है, सीड से जो पैदा होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तीसरा इसमें ज़्यादा कि ये सेम टाइम में फ्लावरिंग आती है, क्योंकि जो वेजिटेटिव पार्ट है उसकी एज माता के पार्ट से जहाँ से ली गई समान है, इसीलिए सभी पौधे क्या होते हैं? सेम टाइम में फ्लावरिंग करते हैं। इसमें कलर मेंटेन रहता है, क्योंकि एक ही चीज़ से लिए गए हैं इसलिए एक जैसा कलर होगा। सीड से होगा तो उसमें कलर समान रूप से नहीं रहेगा। तो इस तरीके इसमें वेरिएशन कम होता है, विविधता कम होती है, जेनेटिक इसमें ज़्यादा होती है। इसको जो है प्रिजर्व और संरक्षित वेजिटेटिव तरीके जैसे कार्म है, ट्यूबर है, बल्ब है, कटिंग है, बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, ये सब तरीका है वेजिटेटिव को, इसमें सीड है। बस इतना लिखना पर्याप्त है। अगला है कि डिफरेंस में कटिंग एंड लेयरिंग। मैंने कहा था कि एक 15 सेंटीमीटर लंबी कटिंग को काट करके 2/3 ऊपर रखते हैं, 1/3 नीचे रखते हैं,
ऐसे, और 45 डिग्री कोण पे इसको लगा देते हैं। ये कटिंग कहलाती हैं, और कटिंग में जब जड़ें निकल आती हैं तो इनको खोद करके किसानों को बांट दिया जाता है, ग्रोवर को बांट दिया जाता है। कटिंग है। लेकिन लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग में कोई दो तरीके की होती है। लेयरिंग में तने को इसको झुका देते हैं, और ये ज़मीन है, ज़मीन में इस तरीके से दबा देंगे, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर दबा देंगे, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर दबा देंगे। तो यहाँ से क्या निकलने लगती? जड़ें निकलने लगती। जहाँ दबा है जड़ें निकलने लगती हैं, और जड़ें निकलने के साथ में यहाँ से पत्तियाँ निकलने लगती हैं। यहीं से पत्तियाँ निकलने, यहीं से पौधा। तो इनको काट करके अलग करके पौधा तैयार करते, इसको ग्राउंड लेयरिंग कहते हैं। एयर लेयरिंग भी की जाती है। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि ये तना है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी छाल या बार्क है हटा देते हैं, और मिट्टी या स्फेग्नम मास घास लगा देते हैं, और इसको कुछ समय तक के लिए बांध देते हैं। फिर यहाँ से जड़ें निकल आती हैं, इसको काट करके अलग कर देते हैं और खेत में लगा देते हैं। इसको एयर लेयरिंग कहते हैं। एयर लेयरिंग। इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड लेयरिंग। तो लेयरिंग और कटिंग में मूलभूत बहुत बड़ा अंतर है। आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे लिखेंगे और चित्र बना देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोलियर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। क्या होता है कि हम प्रायः खेत में हम ये पौधे खड़े हुए हैं, हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, छिटक देते हैं, और वो जड़ों में इधर उधर गिरता है। लेकिन जैसे यूरिया का है 2% घोल बना लेते हैं, और उसको फिर स्प्रेयर की सहायता से पूरी खड़ी फसल पे छिड़कते हैं। इससे क्या होता है? फर्टिलाइजर की कम आवश्यकता होती है, तो किसान की बचत होती है, और एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, तो क्विक इफेक्ट आता है। और क्या होता है, अगर तुरंत कोई चीज़ को हमको बूस्टअप करना है तो फोलियर स्प्रे करना चाहिए। और एक लाभ इसमें यह है कि साथ साथ में सिंचाई भी होती है, पानी भी मिल जाता है, तो थोड़ा ये भी लाभ हो जाता है। फिर राइट द प्रोपेगेशन मेथड ऑफ एनी 5 कमर्शियल फ्लावर क्रॉप्स। जब इस तरीके कमर्शियल पूछे तो रोज है, गुलाब है, क्राइजेंथेमम है यानी गुलदावदी है, आप मैरीगोल्ड आप लिखेंगे, और ग्लैडियोलस लिखेंगे, जिनकी ग्लैडियोलस लिखेंगे, ट्यूबरोज लिखेंगे, डहेलिया लिखेंगे। ये सब क्या है? कमर्शियल फ्लावर हैं। तो इनका प्रोपेगेशन मेथड लिखना है। तो गुलाब में बडिंग द्वारा होता है, सील्ड और टी बडिंग। क्राइजेंथेमम में कटिंग भी द्वारा होता है, शकर भी द्वारा। गेंदा में जो होता है सीड द्वारा होता है। ग्लैडियोलस कार्म होता है, ट्यूबरोज में ट्यूबर होता है, डहेलिया में भी ट्यूबर होता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर है डिस्क्राइब द कलर एलिमेंट ऑफ लैंडस्केपिंग। मैंने बताया था कि कई एलिमेंट्स होते हैं लैंडस्केपिंग, उसमें कलर का वर्णन करना है। तो मैंने बताया था ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, और ये कैसे प्रभावित करते हैं, क्या स्कीम होती है, मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक। उस हिसाब से हम अपनी सुविधा और रुचि के हिसाब से उनका अरेंजमेंट करते हैं। हमारे जो लेक्चर हैं उसमें आप देख सकते हैं। फिर है राइट द रोल ऑफ प्लास्टिक इन फ्लोरिकल्चर। प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है। क्या करते हैं? ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब को पहनाते हैं, नर्सरी में यूज होता है। तमाम तरीके के हार्ड पॉलीथीन के गमले आते हैं, प्लास्टिक के गमले आने लगे हैं। प्लास्टिक से आप क्या करते हैं? प्लास्टिक बैग बनाते हैं, प्लास्टिक बैग बनाते और ट्यूब बनाते हैं। ट्यूब और बैग में यही अंतर है, इसमें दोनों तरफ मुंह खुला रहता है, इसमें एक तरफ से खुला रहता है। पॉलीथीन शीट को बिछाते हैं। तो कई तरीके से इसका प्रयोग, पाइप हैं, फ्लोरिकल्चर में प्रयोग किया जाता है। सेक्शन सी है कि डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग बटन होल। मैंने बताया था बटन होल क्या है, कुछ नहीं है। नेहरू चाचा ने अपने जो कुर्ते में जो जेब होती है वहाँ पे एक गुलाब का एक कली लगाते थे। तो बटन होल क्या है? फ्लावर डेकोरेशन की एक तकनीक है, जिसमें सिंगल बर्ड और को क्या करते हैं, हाफ जो ओपन हो उसको कोट में लगाई जाती है, जिससे कि शोभा बढ़ती है। ट्रेनिंग, मैंने प्रूनिंग एक बार पूछा, दूसरी बार ट्रेनिंग क्या है कि मान लिया कोई लता है और वो धीमे धीमे ऐसे चल रही है, यानी जिग जैग चल रही, यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या करते हैं? इसको किसी डंडी के सहारे, कोई स्टेकिंग के सहारे इसको क्या बांध देते हैं, जिससे कि वो जिस डायरेक्शन में चाहते हैं उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करेगी। इसी क्रिया को
ट्रेनिंग कहते हैं, यानी ब्रांचेस का ओरिएंटेशन करना, एक सही दिशा में ले जाना, जिससे कि फ्रेम सही जगह डेवलप हो सके और फूलों का विकास हो सके, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। हाँ, सधाई कहते हैं हिंदी में। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन दो शब्दों में से बना है, फर्टिलाइजर और प्लस इरिगेशन, यानी जब पानी और उर्वरकों को एक साथ देते हैं। मान लिया ये खेत है और यहाँ से पानी का स्रोत है, खेत में आएगा, तो यहीं पे एक क्या चैम्बर बना करके फर्टिलाइज़र मिला देते हैं, तो पूरे खेत में पानी के साथ ये अप्लाई हो जाता है, इसी को फर्टिगेशन कहते हैं। तो अलग से इसमें लेबर की बचत होती है, यूनिफॉर्मली पहुंच जाता है, जड़ों को प्राप्त हो जाती है। तो फर्टिगेशन में फर्टिलाइज़र की कम ज़रूरत पड़ती है तुलनात्मक ब्रॉडकास्टिंग के, जो छिटक करके फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। बस इतना लिखना पर्याप्त है। डी है नेम एनी 10 वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ फ्लोरिकल्चर। हमने बार बार बताया है, वेणी है, गजरा है, ये बटन होल है, आइके बाना है, मोरी बाना है, आपका सेंट है, गुलकंद है, रोज वाटर है, तमाम इसेंस हैं, मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है, और पॉटिंग के माध्यम से बेचते हैं, जो गमले में रख कर बेचते हैं, पॉट प्लांट है, हैंगिंग बास्केट्स हैं, इनके ये कई तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। तो 10 वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का नाम लिखना है, आप लिख लेंगे। राइट सीड प्रोडक्शन मेथड इन जरबेरा, हमने एक बार मैरीगोल्ड का पीछे पूछा है, सेम बिल्कुल वही आप मैरीगोल्ड की तरफ जरबेरा लिखते जाइए, और आप सेम अगर ऐसा लिखते हैं तो आप को नंबर मिलेंगे, आप पास होंगे। फिर है राइट इन ब्रीफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग। मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं लैंडस्केपिंग के, आप हमारा लेक्चर देखें और उनको संक्षेप में लिखें। ब्रीफ में लिखने मतलब उन्हीं सब के पहले 1, 2, 3 करके नाम डाल लें, और समय मिले तो उनके बारे में 1 या 2 लाइन लिख दें, बस उतना ही काफ़ी है। राइट द लिमिटेशन ऑफ रूफ गार्डनिंग, क्या छत उद्यान की सीमाएँ लिखिए। तो भाई किसी छत पे क्या है, लोड की समस्या रहती है, स्पेस की समस्या रहती है, आप हैवी ट्री नहीं लगा सकते हैं, उनको हर्बेसियस ही लगा सकते हैं। दूसरा, उन पर क्लाइमेट इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर छत गर्म होगी तो सीधे क्या करेगी, वो रेडिएशन निकालेगी, तो पौधे मरने लगते हैं। कूल होगी तभी रेडिएशन, उसकी ठंडी आएंगी तभी मरने लगते हैं। तो यही सब सीमाएं हैं, तो इस कारण रूफ गार्डनिंग उतनी सफल नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि सीधे हीट मिलती है, इसलिए गमले वगैरह बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। तो 15वां है डिस्क्राइब द ब्रीफ अबाउट टॉक्सिसिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट, पोषक तत्वों की विषाक्तता के बारे में। तो वास्तव में जब हम खेत में फर्टिलाइज़र या किसी रूप में न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं, तो उनकी एक प्रॉपर अमाउंट होती है, प्रॉपर उनका प्लेसमेंट होता है, और प्रॉपर कंसंट्रेशन होता है। अगर उससे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, अमाउंट ज़्यादा हो गई, प्लेसमेंट मान लिया ये तना से 7 सेंटीमीटर करना था, आपने केवल जड़ के पास कर दिया, तो क्या होती हैं, जड़ें मरने लगती हैं। कभी कभी पत्तियों पर भी जब मान लिया 2% यूरिया का घोल छिड़कना है, आपने 4% बना लिया, तो क्या होगा कि ये इसको स्कॉर्चिंग कर देगा, इसको बर्न कर देगा, तो ये टॉक्सिक प्रभाव होंगे। तो होता क्या है, कंसंट्रेशन, अमाउंट एंड प्लेसमेंट, इन तीनों बातों का ध्यान प्रॉपर रखना चाहिए। और जब भी टॉक्सिसिटी आएगी तो या तो पौधा ड्राई होगा, या फोलियर जो है पत्तियां सिकुड़ेंगी, जलेंगी, मरेंगी। इन्हीं बातों को आप लिखेंगे तो पर्याप्त है। फिर राइट द रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन फ्लोरिकल्चर। अब पुष्प विज्ञान में कार्बनिक खेती, तो मान लिया आपने गेंदा की खेती कर रहे हैं, तो नर्सरी में बीज बुआई से लेकर यहाँ पौधे उखाड़ कर पूरे खेत में लगाना, उनकी सिंचाई करना, उनके खरपतवार निकालना, उनका मतलब उनकी पौधों पे मिट्टी चढ़ाना, और यहाँ तक कि उनकी तुड़ाई करने तक और कंज्यूमर तक उपलब्ध कराने तक कभी भी किसी भी तरीके से कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल, चाहे हार्मोन हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे फंजीसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, किसी भी प्रकार का प्रयोग न करना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जो जीव हैं, चाहे वो पौधों से हो, चाहे वो वनस्पतियों से हो, या फिर जीव जंतुओं से हो, उनके माध्यम से जब हम कोई चीज़ लेते हैं और वो न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। गोबर की खाद है, केचुआ की खाद है,
खलियाँ हैं, केक्स हैं, इनका सबका प्रयोग कार्बनिक खेती के लिए, बायो फर्टिलाइजर है, इनका सबका किया जाता है। राइट इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ मैरीगोल्ड, क्राइजेंथेमम, रोज, ग्लैडियोलस। तो दो दो वैरायटियाँ, मैरीगोल्ड, क्राइजेंथेमम, रोज, ग्लैडियोलस, आप कोई भी दो दो वैरायटियाँ लिख लीजिए। हमने बताया था, मैरीगोल्ड की बताए थे, क्राइजेंथेमम, गुलाब की तो हज़ारों वैरायटियाँ हैं, 10,000, 1,000 तो हर साल निकलती हैं पूरे विश्व में वैरायटियाँ नई नई। तो आप इनका आप लिख सकते हैं। मेरे लेक्चर को देखेंगे तो हमने उसमें इसका वर्णन किया है। हाँ, तो 18वां सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टाइप्स ऑफ गार्डन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। इसको हमने बहुत विस्तार से बताया है बच्चों। मेरा जो है वो लेक्चर है उसको आप पढ़ लें, 10-15 मिनट का है, तो आपको इससे लाभ होगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। हमने हड़बड़ी में ये आपको बता दिया है। निश्चित रूप से अगर हमारा लेक्चर सुन ही लेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा।